श्रापित दुल्हन भाग एक। रावतगढ़ राज्य राजस्थान का चारों तरफ बीहड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा सुंदर सा एक गांव, जहां आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद परंपरागत रूप से हर राजसी प्रथा को निभाया जाता है। पूरे गांव के लोग अपनी खुशी से और राज दरबार के प्रति अपनी स्वामित्व भक्ति से इस परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन इस राज दरबार से जुड़ा हुआ है एक ऐसा श्राप कि राजमहल का जो भी शासन बनता है, अपनी सुहागरात के अगले दिन ही उसकी पहली दुल्हन की हो जाती है मौत। जहां राजमहल में एक दिन पहले मनाई जाती है खुशियां, दूसरे दिन छा जाता है मातम। एक दिन पहले खुशी में बजाए जाते हैं ढोल नगाड़े, वहीं दूसरे दिन गूंजती है रोने की आवाजें। आखिर क्या है इस श्राप के पीछे की सच्चाई, जिसकी वजह से राजमहल के शासक बनते ही किसी भी राजकुमार को बेटी देने से कतराते हैं सभी लोग? आखिर क्या है इस श्राप के पीछे की सच्चाई, ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरी इस रचना के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रचना काफी पसंद आएगी। स्माइल फोल्डेड हैंड्स। नई साल की दूसरी तारीख से एक नई कहानी आप सबके लिए। उम्मीद करती हूँ वारिस एक श्राप की तरह ही यह रचना भी आपको काफी पसंद आएगी। स्माइल फोल्डेड हैंड्स। चेक मार्क। रावतगढ़ गांव में आज खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि आज काफी दिनों बाद रावतगढ़ के होने वाले महाराणा युवराज प्रताप सिंह घर लौटने वाले थे। पूरे महल को सजाया गया था, चारों तरफ महल में उनके आने की स्वागत की तैयारी हो रही थी। पूरे गांव के लोगों को भी उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार था। तभी रावतगढ़ की राजमाता तेजस्विनी देवी बाहर आई, जहां पर गार्डन में बैठे राजगुरु देवकीनंदन उनका इंतजार कर रहे थे। तब देवकीनंदन को देखकर राजमाता ने उनसे प्रणाम किया। वहीं राजगुरु ने भी प्रणाम कर राजमाता की तरफ देखते हुए कहा, आइए राजमाता, आपका इंतजार कर रहा था। तब ये सुनकर राजमाता बोली, माफ करना गुरुदेव, कुछ आवश्यक कार्य की वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई, जिसकी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। तब ये सुनकर गुरुदेव बोल, कोई बात नहीं राजमाता। तब दोनों वही गार्डन में कुर्सियों पर बैठ गए। तब राजमाता राजगुरु की तरफ देखते हुए बोली, गुरुदेव, आज प्रताप सिंह मेरे पोता और रावतगढ़ का होने वाला वारिस लौटने वाला है। ऐसे मैं चाहती हूं कि आप शुभ मुहूर्त देखकर जितनी जल्दी हो सके उसका राज्याभिषेक करवाकर रावतगढ़ का महाराणा नियुक्त कीजिए, यही हमारा वर्षों का अरमान है। तब ये सुनकर राजगुरु बोले, जी राजमाता, हम जल्द ही कोई शुभ मुहूर्त देखकर आपको बताते हैं, फिर पूरे विधि विधान से और धूमधाम से यह राज्याभिषेक किया जाएगा। तब ये सुनकर राजमाता बोली, हाँ राजगुरु जी, और हम चाहते हैं उसके बाद जल्दी ही हम युवराज प्रताप सिंह का विवाह कर दे अपनी आंखों के सामने रावतगढ़ का महाराणा बनते हुए, और उसका विवाह होते हुए देखना हमारा सपना है। तब ये सुनकर राजगुरु देवकीनंदन के चेहरे पर उदासी के भाव छा गए और वह हड़बड़ाकर बोले, लेकिन राजमाता, आपको तो पता है ना कि इस महल से एक ऐसा श्राप जुड़ा हुआ है कि इस महल में रहने वाला व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन वह श्राप उसका पीछा नहीं छोड़ता, और यह श्राप इस कुल के होने वाले महाराणा की पहली दुल्हन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर युवराज प्रताप सिंह का विवाह हुआ तो वर्षों बाद फिर से इस महल में विवाह के दूसरे दिन ही चीखें गूंजेगी और पूरे महल के साथ पूरे गांव में फिर से मातम छा जाएगा, और एक और दुल्हन की जान उस श्राप के कारण चली जाएगी। तब देवकीनंदन की बातें सुनकर राजमाता कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में बोली, हम जानते हैं राजगुरु, लेकिन बरसों से यही होता आया है, और जब तक वो दुल्हन नहीं आ जाती इस हवेली में जिसकी तलाश है, तब तक इस श्राप से छुटकारा नहीं मिल सकता। तब ये सुनकर राजगुरु देवकीनंदन बोले, हमारे पूर्वज भी इस कुल की सेवा करते हुए आए हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की है ऐसी दुल्हन ढूंढने की, उसके हर नक्षत्र जन्म तिथि के आधार पर ऐसी दुल्हन इस हवेली में लाने की कि उसकी बलि के बाद इस श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, लेकिन आज तक ऐसी कोई दुल्हन नहीं मिली है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बरसों बरसों गुजर गए लेकिन आज तक ऐसी कोई दुल्हन नहीं मिली। पता नहीं हमारे जीते जी ऐसी दुल्हन मिलेगी या नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी दुल्हन होगी कि इस श्राप से छुटकारा दिला पाएगी। ऐसे में ना जाने तब तक कितने मासूम दुल्हनों की जान जाएगी, ना जाने कितनी मासूम सुहागन बनने के बाद ही अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही मौत के मुंह में चली जाएगी, जो इस महल के लिए, इस पूरी रावतगढ़ के लिए एक बड़ी ही दुख की खड़ी होंगी। राजगुरु देवकीनंदन दुखी स्वर में बोले। श्रापित दुल्हन भाग 3। तब राजगुरु देवकीनंदन की बातें सुनकर राजमाता बोली, हम समझ सकते हैं राजगुरु, इस बात का हमें खुद को काफी अफसोस है। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। वैसे भी हमने खुद अपनी आंखों के सामने इस श्राप के कारण इस महल में आने वाली दुल्हन को मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। बरसों पहले अपने पोते युवराज प्रताप सिंह के पिता और मेरे बेटे संग्राम सिंह की पहली दुल्हन के साथ जो कुछ हुआ था उसे हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन इस श्राप के कारण हम चाहते हुए कुछ कर भी तो नहीं सकते। पता नहीं वो दुल्हन आखिर कब इस महल में आएगी और उसे श्राप से छुटकारा मिलेगा, हम नहीं जानते, लेकिन साथ ही एक डर और है, अगर वो दुल्हन मिल गई और इस श्राप से छुटकारा मिल गया तो एक नई मुसीबत और हमारे सिर पर आ जाएगी। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, तब तक हम सबको अपनी सीने पर पत्थर रखकर इस श्राप से गुजरना जाना होगा और युवराज प्रताप सिंह का विवाह भी करना होगा।
वैसे भी यह इस खानदान की कुल परंपरा को देखते हुए और इस खानदान के वारिस के लिए जरूरी है। ऐसे में आप राज्य सिंहासन के लिए शुभ मुहूर्त देखने के साथ साथ एक ऐसी कन्या की तलाश कीजिए जिससे युवराज प्रताप सिंह का विवाह हो सके। तब ये सुनकर राजगुरु देवकीनंदन कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में बोले, राजमाता, आज तक इस श्राप के कारण न जाने कितनी गरीब कन्याओं की बलि दी गई, क्योंकि कोई भी राजघराना इस कुल के होने वाले महाराणा को अपने पहले विवाह के लिए अपनी कन्या नहीं देना चाहता, क्योंकि इस श्राप के बारे में जानकर कोई भी अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। ऐसे में इस श्राप को देखते हुए और अपने कुल की मान मर्यादा का पालन करते हुए कभी हमने किसी की मजबूरी में उसकी मदद करके तो कभी किसी ने अपनी स्वामी भक्ति के कारण अपनी कन्या को मौत के मुंह में धकेल दिया है, लेकिन हम भी जानते हैं ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। पूरे गांव में इस श्राप के कारण सब लोगों में भय व्याप्त हो गया है। अब लोग अपनी अपनी कन्याओं की जिंदगी के बारे में सोचने लगे हैं। ऐसे में कोई भी जल्दी से अपनी कन्या युवराज प्रताप सिंह से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी आंखों के सामने सब कुछ जानते हुए भी उसे मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहते। तब ये सुनकर राजमाता बोली, हम जानते हैं राजगुरु, लेकिन चाहे जैसे भी हो, चाहे कितनी भी रुपए पैसे की कीमत पर या किसी भी कीमत पर, हमें ऐसी कन्या चाहिए जो युवराज प्रताप सिंह की पहले दुल्हन बन सके। साथ में ही जो भी परिवार अपनी कन्या का विवाह युवराज प्रताप सिंह कैसे करेगा, हम जीवन भर उसे परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी लेंगे और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही ऐसी कन्या हमारे युवराज के लिए खोज लेंगे। और हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई भी माँ बाप हमारे डर की वजह से यह फैसला ले, इसलिए किसी को समझा बुझाकर इस फैसले के लिए राजी करना है कि वह हमारे युवराज का विवाह अपनी बेटी से कर सके। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तब ये सुनकर राजगुरु देवकीनंदन कुछ सोते हुए गंभीर स्वर में बोले, ठीक है राजमाता, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही ऐसी कन्या मिल जाए, फिर राज्याभिषेक के बाद विवाह हो जाए। वैसे अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए और राजमाता से विदा लेकर वहां से चले गए। अब जानते हैं हम सब लोग रावतगढ़ के महल में रहने वाले सदस्यों के बारे में। रावतगढ़ की राजमाता तेजस्विनी देवी, उसके दो बेटे थे, ठाकुर संग्राम सिंह और छोटे बेटे ठाकुर राज सिंह। तब अपने कुल की मान मर्यादा के अनुसार ठाकुर संग्राम सिंह रावतगढ़ के महाराणा बने थे। जो रावतगढ़ के महाराणा बनने के योग्य थे, वो बड़े ही सज्जन, ईमानदार और बहादुर महाराणा थे। वहीं इसके साथ ही भैरव सिंह उसे राज्य दरबार के एक वफादार बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो महाराणा संग्राम सिंह के खास सलाहकार थे। राज्य में उसकी सहमति से ही हर फैसले को लिया जाता था और वह एक परिवार की तरह राज्य दरबार के खास व्यक्ति थे। वही राजगुरु देवकीनंदन भी एक राजपुरोहित राजगुरु थे। हर शुभ काम विवाह सब उसकी सहमति से और उनकी उपस्थिति में ही होते थे। उसके पूर्वजों ने इस राज्य दरबार के बरसों बरसों से सेवा की थी। साथ में ही उनके पूर्वजों ने काफी कोशिश की इस श्राप से छुटकारा पाने की, लेकिन कर नहीं सके। वही अहिल्या देवी, जो राज दरबार में सबके साथ रहने वाली दायमा थी, जो वैसे तो एक नौकरानी थी, लेकिन उसने संग्राम सिंह राज सिंह सबका पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया था। उसका खुद का एक बेटा भी था, कुबेर सिंह। वह विधवा थी और अपने पति के जाने के बाद उसे राज्य दरबार में रहकर राज्य दरबार की सेवा करती थी। ऐसे में राज दरबार में राजमाता, उसके दोनों बेटे संग्राम सिंह राज सिंह और भैरव सिंह, दायमा अहिल्या देवी, राजगुरु देवकीनंदन उसे राज दरबार से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तब संग्राम सिंह जैसे ही महाराणा बनने के योग्य हुए तो उसे रावतगढ़ का महाराणा घोषित किया गया और पूरे विधि विधान के साथ उसका राज्याभिषेक किया गया। फिर अपने कुल की परंपरा का मान रखते हुए ही संग्राम सिंह ने विवाह किया और उनकी पहली दुल्हन की मौत इस श्राप के कारण हो गई थी, जो कि इस राज्य के एक गरीब किसान की बेटी। उनकी दुल्हन की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में और महल में शोक फैल गया था, लेकिन हर कोई इस श्राप के बारे में जानता था, जिस वजह से कोई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। फिर ठाकुर संग्राम सिंह और उसके छोटे भाई राज सिंह दोनों का विवाह हुआ। एक राज परिवार की दो सगी बहनों से संग्राम सिंह का विवाह हुआ वीरवती से, और राज सिंह का विवाह हुआ फूलवती से। दोनों सगी बहनें थीं। वहीं ठाकुर संग्राम सिंह की पहली दुल्हन के साथ जो हादसा हुआ, उसे लोग धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगे थे। जब भी कोई उसे हादसे के बारे में याद करता तो हर किसी की रूह कांप जाती, लेकिन समय के साथ आखिर जीना भी पड़ता है। ऐसे में ठाकुर संग्राम सिंह ने भी इसे नियति का लेख मान लिया और अपनी प्रजा की खुशी के लिए और अपनी मासा के कहने पर दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। वैसे भी उन्होंने अपनी पहली दुल्हन को ठीक तरह से देखा तक नहीं था और फिर दूसरा विवाह कर लिया। अत विवाह के बाद अब हर किसी को यह उम्मीद थी कि इस खानदान का वारिस जन्म ले, लेकिन उससे पहले ही राज सिंह और फूलवती के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा देवी सिंह। लेकिन राजकुल की परंपरा के हिसाब से तो महाराणा का पुत्र ही उसे खानदान का वारिस बन सकता था। ऐसे में देवी सिंह के जन्म के 3 साल बाद जन्म हुआ प्रताप सिंह का।
वैसे राज सिंह अपने बड़े भाई संग्राम सिंह से बहुत प्रेम करते थे और राज सिंह की धर्मपत्नी फूलवती अपनी बहन वीरवती से। उनके बीच कभी इस बात को लेकर जरा सा भी बहस या मनमुटाव नहीं हुआ कि उनका बेटा बड़ा है तो वह इस राजघराने का वारिस बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके राजघराने की परंपरा यही है कि जो राजघराने का महाराणा होता है उनका बेटा ही कुल का वारिस बन सकता है। वैसे दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था और दोनों बहनों के बीच बहुत प्रेम था। तब ये देखकर राजमाता बहुत खुश होती थी। रावतगढ़ की जनता भी बहुत खुश थी, क्योंकि हमेशा इस राज परिवार ने उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, प्रताप सिंह बड़े होने लगे, लेकिन जब प्रताप सिंह 5 साल के थे तभी उनकी मां वीरवती की बीमारी की वजह से मौत हो गई। रात को उन्हें तेज ज्वर आया था और सुबह जब तक उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत से पूरे राजमहल में, पूरे रावतगढ़ में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। उसे समय अपनी रानी सा वीरवती की इस तरह अचानक मौत होने से संग्राम सिंह को भी काफी तकलीफ हुई और वह उसके शौक में डूब गए, लेकिन राज परिवार के कार्यभार को उसे संभालना था। तब अपने परिवार के साथ से और इसे अपनी नियति मानकर उसने राज परिवार के काम को संभालना शुरू किया। लेकिन एक दिन संग्राम सिंह अपने महल की छत पर टहल रहे थे कि अचानक वह महल की छत की मुंडेर पर खड़े हो गए। तब नीचे महल के जो नौकर थे उन्होंने ये देखा। तब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही संग्राम सिंह ने छलांग लगा दी। तब ये देखकर सबके होश उड़ गए, सबने भागकर संग्राम सिंह को संभाला, लेकिन तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तब ये देखकर किसी के भी समझ में नहीं आया कि आखिर संग्राम सिंह ने ऐसा क्यों किया है। वहीं संग्राम सिंह की इस तरह अचानक हुई मौत की वजह से पूरे राजमहल में और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसी को ये लग रहा था कि संग्राम सिंह अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर पाए थे, इसलिए उसकी मौत के 4 महीने बाद ही उन्होंने इस तरह अपनी जान दे दी। वहीं कोई इसे हादसा समझ रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह एक हादसा था फिर या आत्महत्या, क्योंकि हर कोई जानता था कि संग्राम सिंह काफी जिम्मेदार, समझदार और बहादुर इंसान थे। इस तरह आत्महत्या करना यह उनकी समझ के बाहर था, लेकिन ये भी हर कोई जानता था कि संग्राम सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, ऐसे में उसके वियोग को भी नहीं सहन कर पा रहे थे। तब संग्राम सिंह और वीरवती की मौत के बाद रानी मां राजमाता को काफी तकलीफ पर पहुंची थी, लेकिन वह एक राजपूत नारी थी। यह सब कुछ होते हुए देखकर भी अपने राजघराने के लिए और अपनी जनता के लिए उसने अपने आप को संभाला। तब फूलवती और राज सिंह ने अपने बेटे देवी सिंह के साथ प्रताप सिंह का भी पालन पोषण किया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, देवी सिंह और प्रताप सिंह दोनों ही बड़े होने लगे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच कभी भी इतना गहरा प्यार नहीं रहा, क्योंकि प्रताप सिंह काफी समझदार और होनहार थे। वही देवी सिंह, उसके मन में बचपन से ही एक बात बैठी हुई थी कि इस राजमहल का बड़ा बेटा तो वह है, ऐसे में इस हिसाब से तो उसे इस राजमहल का राणा सा बनना चाहिए था। लेकिन वह अपने माता पिता और अपनी दादी सा के सामने इस बात का विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे यूं जानते थे कि इसका विद्रोह करने का क्या अंजाम हो सकता है, उसे देश निकाला दिया जा सकता है। साथ में ही रावतगढ़ की जनता और पूरे परिवार के सदस्य प्रताप सिंह को ही इस राज्य परिवार का महाराणा बनाना चाहते हैं। ऐसे में देवी सिंह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने छोटे भाई प्रताप सिंह से बहुत नफरत करते थे। जबकि प्रताप सिंह के मन में हमेशा से ही देवी सिंह के प्रति अपार प्रेम था, वो उसका बहुत सम्मान करते थे। श्रापित दुल्हन भाग 6। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ देवी सिंह ने तो अपनी पढ़ाई पास के शहर में ही अपने राजपरिवार के बंगले पर रहकर पूरी कर ली थी, लेकिन प्रताप सिंह वह शुरू से ही काफी होनहार थे और फिर अपनी आगामी पढ़ाई के लिए विदेश चले गए और ऐसे में 5 साल बाद वह अपने गांव, अपने देश वापस लौट रहे थे। वैसे इन 5 सालों में देवी सिंह का विवाह एक राज परिवार की कन्या सुलोचना से हो चुका था। सुलोचना और देवी सिंह के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। इस विवाह में ठाकुर प्रताप सिंह किसी कारणवश से सम्मिलित नहीं हो पाए थे। वहीं सुलोचना अपने पति देवी सिंह की तरह ही यही चाहती थी कि उनके पति देवी सिंह को ही इस राजघराने का महाराणा बनना चाहिए था, लेकिन जब उसे इस आप के बारे में पता चला तो उसके मन में से यह बात निकल गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन देवी सिंह वह तो हमेशा से ही इस राजघराने की गद्दी की पाना चाहते थे। वही सुलोचना भी इतनी आसानी से इस राज परिवार की धन दौलत और सब कुछ प्रताप सिंह का होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए सुलोचना अपनी छोटी बहन मेनका को अपने साथ रखती थी, क्योंकि उसकी चाल थी कि अगर मेनका का विवाह प्रताप सिंह से हो जाए तो धीरे धीरे सब कुछ पर उनका ही अधिकार हो जाएगा और वह दोनों बहनें ही इस राजमहल में राज करेगी। वैसे मेनका और सुलोचना दोनों के पिता भी यही चाहते थे, वो एक राज परिवार से संबंधित थे और मेनका और सुलोचना के ताऊ उसे राज परिवार के महाराणा थे। ऐसे में सुलोचना और मेनका के पिता खुद तो महाराणा बन नहीं सके, लेकिन
उसकी इच्छा थी कि मेनका का विवाह अगर ठाकुर प्रताप सिंह के साथ हो जाए तो उनकी बेटी रावतगढ़ की रानी सा बन जाए, लेकिन उससे पहले ठाकुर प्रताप सिंह का विवाह किसी और से होना जरूरी है, जिससे उस पहली दुल्हन की मौत होने के बाद उस श्रापित दुल्हन से छुटकारा पाने के बाद उनकी बेटी का विवाह हो। ऐसे में मेनका अपनी बड़ी बहन सुलोचना के साथ उसके ही ससुराल में रहती थी और हमेशा ठाकुर प्रताप सिंह के बारे में सुनकर उसके बारे में ही सपने सजाती रहती थी। उसने युवराज प्रताप सिंह को फोटो में देखा था और फोटो में उसे देखकर ही वह उसकी सुंदरता की भी दीवानी हो गई थी। जहां राज सिंह और फूलवती सोचे समझे शांत स्वभाव के इंसान थे, वहीं देवी सिंह और उसकी पत्नी सुलोचना स्वार्थी और मतलबी थे। वही मेनका, वह तो अपनी बहन के हाथ की कठपुतली थी, उसके कहे अनुसार चलती थी। वैसे राजमाता खुद नहीं चाहती थी कि कभी मेनका का विवाह प्रताप सिंह के साथ हो, उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वह प्रताप सिंह के लिए एक ऐसी दुल्हन लेकर आना चाहती थी जिसमें इस राज परिवार की रानी सा बनने के सारे गुण हो, जो सुंदर, सुशील और संस्कारी होने के साथ साथ काफी समझदार और सबको ने संपन्न हो। आज युवराज प्रताप सिंह के लौटने की खबर पाकर पूरे राजमहल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। उसके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और राजमाता भी उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही। वैसे 2 दिन पहले जब फोन पर इस बारे में युवराज प्रताप सिंह ने बताया था तो राजमाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर में इतने सालों बाद अपने खानदान के होने वाले वारिस और अपने लाइले पोते को देखने वाली थी, इसलिए उससे अपने पोते का और इंतजार नहीं हो रहा था, बस उसका बेसब्री से इंतजार किए जा रही थी। श्रापित दुल्हन भाग 7। वही उधर सुलोचना अपने कमरे में थी और देवी सिंह की तरफ देखते हुए बोली, सुना है आपका छोटा भाई आज लौटने वाला है, देखा नहीं आपने दादीना के साथ सब लोग उसके आने की किस तरह तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस महल के लिए वही खास हो। आप तो इस खानदान के बड़े बेटे हो, लेकिन जैसे आपकी इस खानदान में कोई इज्जत ही नहीं है। तब ये सुनकर देवी सिंह गुस्से में सुलोचना की तरफ देखते हुए बोले, बकवास बंद करो अपनी, हम जानते हैं इस खानदान में हमारी कितनी इज्जत। तब सुलोचना बोली, इस तरह गुस्सा करने से क्या होगा जी, अब तो कुछ दिनों में वो इस राज परिवार का वारिस बन जाएगा और एक बार यहाँ का महाराणा बना तो सब कुछ उसका अपना हो जाएगा, फिर हमारी हैसियत तो इस परिवार में नौकरों की तरह रह जाएगी। तब देवी सिंह कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों में से नहीं जाने दे सकता, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तब सुलोचना बोली, अजी आप महाराणा बनने के बारे में तो ना सोचे तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद तो मेरी मौत हो जाएगी। तब देवी सिंह उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोले, कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिल जाएगा। तब सुलोचना बोली, आप मुझे मारना ही चाहते हैं क्या? तब ये सुनकर देवी सिंह कुछ नहीं बोला। मेनका भागते हुए सुलोचना के पास आई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ जीजी सा? तब ये सुनकर सुलोचना उसकी तरफ देखकर बोली, है क्या हुलिया बना रखा है अपना, एकदम कार्टून लग रही है। तब ये सुनकर मेनका ने अपना मुंह बना लिया और बोली, आपको पता है कितनी मेहनत की है मैंने अपने आप को तैयार करने में? तब सुलोचना बोली, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, अभी रुको। ये कहते हुए अपना एक जोड़ा निकालकर मेनका को दिया और कहा, इसे पहन लो, ये तुम पर अच्छा लगेगा, साथ में कुछ गहने भी दे दिए। तब उन्हें लेकर मेनका वहां से चली गई। तब मेनका के जाने के बाद सुलोचना की तरफ देखते हुए देवी सिंह बोले, तुम्हें बड़ी फिक्र है मेनका को तैयार करने की, अरे वह प्रताप घर पर आ रहा है, कोई लड़के वाले से देखने के लिए नहीं आ रहे हैं जो इतना तैयार कर रही हो। तब सुलोचना बोली, यही तो मैं चाहती हूं कि मेनका इस तरह से तैयार हो कि प्रताप पहली बार में ही उसे देखकर उसका दीवाना हो जाए। तब देवी सिंह उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जब सुलोचना बोली, आप सोचिए, अगर मेनका का और प्रताप का विवाह हो जाए तो सब कुछ हमारा ही रह जाएगा, लेकिन अगर प्रताप का विवाह किसी और से हो जाएगा और कोई और यहाँ की रानी सा बन जाएगी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तब देवी सिंह अपनी घड़ी पहनते हुए बोले, और तुम्हें लगता है कि दादी सा ये सब कुछ होने देगी और प्रताप इस मेनका से विवाह करेगा? तब ये सुनकर सुलोचना मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे कैसे विवाह नहीं करेगा, क्या कमी है मेरी बहन में? सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, और वैसे भी मैं आपके ही भले के बारे में सोच रही हूं। तब देवी सिंह बाहर जाते हुए बोले, जो तुम्हें सोचना है सोचो, ये कहते हुए बाहर चले गए। तब सुलोचना अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, इस महल की रानी सा तो मेरी बहन मेनका ही बनेगी और मेनका की इस महल की रानी सा बनाकर राज करूंगी मैं, हमेशा मेरा ही हुक्म यहाँ पर चलेगा, यही तो मैं चाहती हूँ। ये सोचते हुए वह मेनका के कमरे में चली गई। श्रपित दुल्हन भाग 8। तब सुलोचना मेनका के कमरे में पहुंची तो मेनका को तैयार देखकर बोली, अब लग रही हो ना इस महल की होने वाली रानी सा, जैसे ही देवर सा तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तब ये सुनकर मेनका मुस्कुराते हुए बोली, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है आपके देवर सा के आने का, मैं तो उसके फोटो को देखकर ही उसकी दीवानी हो गई हूं, बिल्कुल किसी हीरो की तरह लगते हैं, हीरो भी उसके सामने कुछ नहीं है।
तब सुलोचना उसकी तरफ देखकर बोलिए अपनी इस फिल्मी दुनिया से बाहर आओ और जो बात मैं कह रही हूँ कान खोलकर सुन लो। जैसे ही देवरसा यहाँ पर आए तो उसके सामने इन फिल्मों की बातों को लेकर मत बैठ जाना और बेफिजूल की उछलकूद भी मत करना। हमेशा उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश करना, उसका हर तरह से ख्याल रखना कि जिससे पहली नज़र में ही वो तुम्हें पसंद कर बैठे। अगर मैं तुम्हें पसंद कर लेंगी तो उसके बाद उसका विवाह किसी और से होगा। तब ये सुनकर मेनका मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली किसी और से क्यों, मुझसे होगा। तब उसके सिर पर चंपत मारते हुए सुलोचना बोली अरे बेवकूफ, मरने का शौक है क्या तुझे? पता नहीं इस राजघराने से क्या श्राप जुड़ा हुआ है। ऐसे में उसका विवाह किसी और से होगा, फिर उसकी दुल्हन की मौत होगी और उसके बाद दूसरा विवाह तुमसे होगा। तब ये सुनकर मेनका खुश हो गई और बोली हाँ ये तो सही कहा आपने जीजी सा। तभी बाहर गाड़ियों के आने की आवाज आई थी। सुलोचना मेनका की तरफ देखते हुए बोली चलो चलकर देखते हैं, शायद देवरसा आ गए हैं। ये सोचते हुए वह मेनका के साथ बाहर आ गई। जब सब लोग महल के बाहर आ गए तो उन्होंने आकर देखा कि 4 गाड़ियां एक साथ आकर वहां पर रुकी, जिसमें सबसे आगे की गाड़ी युवराज प्रताप सिंह की थी। उसके पीछे की गाड़ी एयरपोर्ट पर जो राजमहल के लोग उसे लेने के लिए गए थे उनकी थी। तब जैसे ही गाड़ी वहां पर आकर रुकी तो सभी लोगों की नजरें बस उस तरफ ही जाकर ठहर गई और युवराज प्रताप सिंह के स्वागत के लिए गांव की जो लोग इकट्ठा थे सभी लोग युवराज प्रताप सिंह की जय जयकार करने लगे। तब युवराज प्रताप सिंह जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो उस देखकर राजमाता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ में ही वहां पर उपस्थित गांव के सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं मेनका तो जैसे उसे देखकर कहीं खो गई थी और अपने आप से बात करते हुए बोली कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, यह इतने सुंदर इस हीरो जैसे हैंडसम लड़के से मेरा विवाह होगा, कैसी होगी हमारी जोड़ी। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी गाड़ी के दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और युवराज प्रताप सिंह उसे तरफ देखते हुए बोला रिद्धिमा बाहर आओ। तब ये सुनकर सब लोगों को हैरानी हुई, लेकिन जैसे ही गाड़ी में से एक अनुपम सौंदर्य की मालकिन जो कि देखने में किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, सलवार सूट पहने हुए बाहर निकली थी, सबकी नजरें उसे पर ठहर गई। लेकिन सभी को काफी हैरानी हो रही थी कि आखिर यह कौन है। तब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब कोई कुछ बोलता उससे पहले ही प्रताप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला आओ रिद्धिमा, ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तब जैसे ही उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा तो सब लोगों को और हैरानी होने लगी। मेनका का तो ये देखकर जैसे खून खौल उठा था। श्रपित दुल्हन भाग 9। लब प्रताप आगे आया और रिद्धिमा के साथ राजमाता के पैर छू लिए। तब राजमाता प्रताप को आशीर्वाद देते हुए बोली भगवान मेरी भी उम्र तुम्हें दे दे। ये कहते हुए प्रताप का माथा चूम लिया और बोली तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी, विदेश जाकर अपनी दादी सा को तो भूल ही गए थे। तब प्रताप मुस्कुराते हुए बोला अरे नहीं दादी सा, ऐसी बात नहीं है, वहां पर जाने के बाद मैं हर रोज आपको याद करता था और वैसे भी अब तो मैं वापस आ गया हूं ना। तब राजमाता बोली हो और अब मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा संग्राम सिंह वापस आ गया। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब प्रताप सिंह उसके आंसू पोंछते हुए उसके गले लगते हुए बोला दादी सा अब मैं आ गया हूं ना। तब राजमाता मुस्कुराते हुए बोली हाँ बेटा। ये कहते हुए रिद्धिमा की तरफ अंडिस को देखते हुए बोली प्रताप ये तत्वम। प्रताप बोला सॉरी दादी सा, इसके बारे में मैं आपको बात नहीं पाया क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। ये रिद्धिमा है आपकी होने वाली बहू। तब जैसे ही सबने ये सुना तो जैसे सबके होश उड़ गए हो। राजमाता की हैरानी का तो ठिकाना नहीं रहा। अचानक ये सुनकर समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। वही मेनका तो जैसे गुस्से में तिल मिला उठी थी। तब सुलोचना बोली होने वाली बहू, अरे हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं था, ऐसे कैसे ये हो सकता है देवरसा। ये कहते हुए वो आगे आए। तब प्रताप ने हैरानी से उसकी तरफ देखा क्योंकि उसने कभी सुलोचना को देखा नहीं था। तब राजमाता चारों तरफ लोगों को अपनी तरफ देखते देखकर बोली अरे प्रताप बेटा, ये सुलोचना बिदनी है, तुम्हारे देव सिंह भाई सा की बिंदनी और तुम्हारी भाभी सा। तब ये सुनकर प्रताप ने रिद्धिमा के साथ उसके भी पैर छू लिए और बोला सॉरी भाभी सा, आपके विवाह में नहीं आ पाया था, इसलिए आपके बारे में सिर्फ सुना ही था, आपको देखा नहीं था। तब ये सुनकर सुलोचना बोली हाँ हाँ और गुस्से में रिद्धिमा की तरफ देखा। तभी प्रताप के काका सा और काकी सा भी वहां पर आ गए। तब प्रताप ने सबके पैर छू लिए। तब राज सिंह ने प्रताप को गले लगा लिया और बोला आने में कोई परेशानी नहीं हुई ना बेटा। तब प्रताप मुस्कुराते हुए बोला नहीं काका सा। वही देवी सिंह तो दूर से खड़े हुए ही प्रताप को गुस्से में घूरते जा रहे थे। जब प्रताप ने देवी सिंह को खड़े हुए देखा तो उसके पास गए और पैर छूकर उसके गले लगते हुए बोले कैसे हो भाई सा। तब ये सुनकर देवी सिंह धीरे से बोला ठीक हूँ।